सबसे पहले जब हम जाति जनगणना की बात करते हैं तो एक सवाल ये उठता है कि जाति जनगणना की ज़रूरत ही क्या है हमें? क्योंकि अगर हम अपने समाज से अगर जाति को हटाना है, तो सबसे पहले हमें जाति जनगणना ही नहीं कराना। ये रिपोर्ट उस चीज़ को सबसे पहले खारिज करता है कि नहीं, हर जगह जाति है। आप चाहे वो पानी पीने की बात हो गाँव में या शहर में रहने की बात हो, हर जगह ये जाति है और ये नंबर्स दिखाता है। जैसे कि आपने बताया कि जो जब किसी छोटी जाति के व्यक्ति के यहाँ कोई बीमार पड़ता है तो उसको कर्ज लेना पड़ता है अगर बीमारी के उसमें, जी, जबकि जी। अगर वो शायद सवर्ण है तो उसको ऐसा नहीं करना पड़ता। इसे ये सर्वे में बात सामने आई। आ, ये भी आया है कि अनुसूचित जाति के परिवार सामान्य वर्ग की तुलना में लगभग 4 गुना ज्यादा मेडिकल चीजों के लिए कर्ज देते हैं। जो हम फ्रीबीज़ की बात करते हैं कि फ्रीबीज़ क्यों देते हो? यहाँ पे एक बात पाया गया उस रिपोर्ट में कि जो फ्रीबीज़ जाते हैं जो चाहे ज़मीन के आधार पे है या घर के आधार पे हो, वो फ्रीबीज़ भी 30% ज़्यादा अपर कास्ट के पास जा रहा है, ना कि लोअर कास्ट के पास जा रहा है। लेकिन मैं जो समझ पाया बिहार के कास्ट सर्वे से और तेलंगाना की कास्ट सर्वे से कि सरकार को एक्टिवली उस रिपोर्ट को भी पढ़ना पड़ेगा, उस नंबर को भी पढ़ना पड़ेगा और उस नंबर को भी आपको सामने रखना पड़ेगा, तभी आपका समाज आगे बढ़ सकता है और यही डिफरेंस है बिहार में और तेलंगाना में। नमस्कार, मैं हूं निधीश त्यागी और आप हैं हरकारा के डीप डाइव पर। और हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं सुमित झा, जो कि एक नौजवान पत्रकार हैं हैदराबाद से, और वहाँ southfirst.com एक वेबसाइट पोर्टल में काम करते हैं। उनकी हाल की बहुत एक उन्होंने सीरीज लिखी है, जिसमें कई श्रृंखला, जिसमें कई तरह से उन्होंने एक रिपोर्ट को के बारे में लिखा है जो कि जाति को लेकर है। कि और ये खबर इस बारे में है कि 2024 में तेलंगाना सरकार ने SEEEPC सर्वे वहाँ पे करवाया, जिसमें उस धारणा को चुनौती दी गई है कि भाई जो जो गरीबी जो होती है वो जाति देख के नहीं होती। गरीब हर सब सब तरफ होते हैं, हर जात में होते हैं। पर इसकी जो फाइंडिंग्स है उसमें से एक दो चीजें मैं बता दूं आपको कि ये एक जो सर्वे के बारे में, कि ये करीब करीब 350 करोड़ 3.5 करोड़ लोगों का सर्वे किया गया। इसमें 242 जातियों को शामिल किया गया और ये स्वतंत्र भारत में सबसे व्यापक डोर टू डोर कास्ट सर्वे की तरह इसको पेश किया गया। जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी के नेतृत्व में विशेषज्ञ समूह ने पाया कि केवल आमदनी नहीं बल्कि मकान, शिक्षा, रोजगार, जमीन, आर्थिक पहुंच, वित्तीय पहुंच और सामाजिक भेदभाव जैसे कई कारण जो है इस असमानता को प्रभावित करते हैं। और जब ये ढूंढा गया कि 1 लाख से कम कमाने वाले जो परिवार कौन से हैं, सबसे गरीब कौन से हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति, मतलब शेड्यूल कास्ट के लोग जो है वो ज्यादा पाए गए अनुपात में। तो इसका ये एक पूरा डेटा है जो इनके ट्विटर को देखकर मैंने फिर खबरें पढ़ी, फिर सुमित को मैंने ढूंढा और फिर हमें लगा कि चलो हिंदी में भी इस बारे में बातचीत जरूर होनी चाहिए, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ और सुमित दरभंगा से आते हैं। और हमें लगता है कि हमारे हमारे इन राज्यों में भी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन जगहों पे भी इसके बारे, हरियाणा में बहुत इस बारे में बातचीत होनी चाहिए। और उसके जरिए शायद हमारे बहुत सारे जिसको कहते हैं कि धारणाएं टूटेंगी और कई नई सच्चाइयां सामने आ रही है। तो सुमित, आपका बहुत स्वागत है। आप मुझे अगर इस बारे में बता पाए कि कैसे ये खबर, एक तो आई 2024 का सर्वे था ये, इसकी रिपोर्ट कब आई और कब आपने फिर सोचा कि इसको, जिस तरह से आपने रिपोर्ट किया, फिर उसके बारे में बात करते थैंक यू निधि जी फॉर हैविंग मी हियर। सबसे पहले ये 2024 में ये सर्वे हुआ था, लेकिन सर्वे का रिपोर्ट सरकार ने नहीं बाहर निकाला। उन्होंने कहा कि लेट मी एग्जामिन, मैं एक कमेटी बैठाता हूँ और कमेटी उस रिपोर्ट में क्या क्या पाई गई है। एक जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, सिर्फ एक नंबर नहीं, एक डेटा नहीं कि हाँ मुझे डेटा दे दिया इतने नंबर है इनके। जो बिहार में सर्वे हुआ था, खास सर्वे जो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार ने कराया था, उस टाइम ये हुआ कि हाँ इस जाति की इतनी
अनुपात है, इतनी जनगणना है और हमने करा दिया और ये इस पे हम पॉलिसी बनाएँगे। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक कदम आगे का सोचा। इन्होंने एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप बनाया रिटायर्ड जस्टिस सुदर्शन रेड्डी के अंदर, और उस ग्रुप ने 2 रिपोर्ट पेश किए और उस रिपोर्ट के साथ जो भी जाति जनगणना में जो भी था, जो भी नंबर था, उसको रिसेंटली पिछले सप्ताह इन्होंने रिलीज़ किया और उस आधार पे हम ये बात भी कर पा रहे हैं। इसमें जो लिखा गया है कि 42 मानकों के आधार पर पिछड़ेपन को नापा गया, और वो 42 अधिकार जो, और उन मानकों पे जब नापा गया तो एससी और एसटी जो अनुसूचित जाति और हुँ, जाति के लोग जो हैं वो 3 हुँ, गुना अधिक पिछड़े पाए गए, एक हुँ, उसको साधारण वर्ग के जो जिनको हम कहते हैं अदर हुँ, कैटेगरी कहते हैं या उनको तो इस तरह से। तो हुँ। फिर उसके आगे और क्या हुआ फिर उसमें? नहीं, आप हमें वहाँ से समझना पड़ेगा कि सबसे पहले जब हम जाति जनगणना की बात करते हैं तो एक सवाल ये उठता है कि जनगणना की ज़रूरत ही क्या है हमें? क्योंकि अगर हम अपने समाज से अगर जाति को हटाना है, तो सबसे पहले हमें जाति जनगणना ही नहीं कराना। लेकिन ये रिपोर्ट उस चीज़ की जो अवधारणा है कि नहीं कि हम एक पोस्ट कास्ट सोसाइटी में आ गए हैं कि जहाँ पे अब कोई जाति नहीं रहा, हम शहर में आ गए हैं जहाँ पे कोई जाति ही नहीं है। ये रिपोर्ट उस चीज़ को सबसे पहले खारिज करता है कि नहीं, हर जगह जाति है। आप चाहे वो पानी पीने की बात हो गाँव में या शहर में रहने की बात हो, हर जगह ये जाति है और ये नंबर्स दिखाता है। ये जैसे कि आपने कहा कि जो एसटी अनुसूचित जाति है या अनुसूचित जनजाति है, ये 3 गुना इनका जो बैकवर्डनेस इंडेक्स में जो इनको नापा गया था, उसमें 3 गुना कम है जनरल कैटेगरी के लोगों से। और वहीं पे और भी बातें हैं, जैसे आपको प्रताप सपूत तो समझ लीजिए कि एक रेडी कास्ट है। रेडी कास्ट जो नॉर्थ में हम जानेंगे भूमिहार कास्ट होते हैं जो जिनके बिहार में, जैसे मैं बिहार से आता हूँ, वहाँ पे भूमिहार कास्ट ग्रुप हुआ, उनका पॉपुलेशन बहुत कम है, पॉपुलेशन यादवों या मुस्लिमों से काफ़ी कम है। लेकिन पॉलिटिक्स से लेकर के जो लैंड से लेकर के सब कुछ में जो डोमिनेशन है उस कास्ट का है। वैसे ही यहाँ पे भी जो तेलंगाना में है रेड्डी कास्ट करके हैं, जो यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर भी हैं रेवंत रेड्डी, वो भी उसी कास्ट से आते हैं। या फिर कहें कि जो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप आईईडब्ल्यूजी जो बैठाया गया था पढ़ने के लिए, जो सुदर्शन रेड्डी है, वो खुद उस रेड्डी कास्ट से ही आता है। बात वही नहीं है कि उस वर्किंग ग्रुप में 2 रेड्डी थे, और उसका सिर्फ पॉपुलेशन में अनुपात देखें तो सिर्फ 4.5 4.8% है। और लेकिन जो इनका इन्फ्लुएंस है समाज में कुछ ज़्यादा ही है। और अ, एक कहा जाता है ना कि जो हम फ्रीबीज़ की बात करते हैं कि फ्रीबीज़ क्यों देते हो? यहाँ पे एक बात पाया गया उस रिपोर्ट में कि जो फ्रीबीज़ जाते हैं जो चाहे ज़मीन के आधार पे हो या घर के आधार पे हो, वो फ्रीबीज़ भी 30% ज़्यादा अपर कास्ट के पास जा रहा है, ना कि लोअर कास्ट के पास जा रहा है। और और उसके बारे में हम आगे चर्चा भी करेंगे कि कैसे वो बिल्कुल, बिल्कुल। जाता है। मतलब शायद सब तक अभी चाहे अवसर की बात हो या बैंक से कर्ज लेना हो उसको लेकर हो, तो मेरे ख्याल से हर हुँ, जगह उनके लिए चुनौतियाँ और मुश्किलें ज़्यादा हैं जो एससी और एसटी कम्युनिटी से आते हैं, ये इसमें एक तरह से साफ-साफ हुँ, स्थापित हो गया है। अ, हुँ, हमारे देश में जो पिछली जो जनगणना हुई थी वो 2011 में हुई थी। हुँ, 2021 में अगली जनगणना होनी थी पर उस समय कोविड था इसलिए नहीं हो पाई। अब 2027 में होगी कि 2026 तक ये, हाँ, अ, रिपोर्ट आएगा 27 के एंड तक। हाँ, कि कैसे उसको आगे करना है। तो अभी हमारे देश में जो भी पॉलिसी प्रोग्राम जो बन रहे हैं वो जिसको कहते हैं हुँ, कि जो एक तो डेटा है नहीं, जो डेटा है हुँ, उसको हम हुँ, एक उसको उसको लेकर हम डिनायल में रहते हैं, उसको लेकर हम मोटे तौर पर उसको मानने से भी इनकार कर देते हैं और फिर उसके आधार पे हम अपनी नीतियाँ बनाते हैं। और वो हुँ, अब सब कुछ जो है सारी की सारी गवर्नेंस
और नीतियाँ जो कार्यक्रम हैं वो सब सिर्फ़ चुनाव जीतने के लिए दिखलाई पड़ते हैं कि उसको कैसे आप मैनेज करेंगे। पर ये जो और इसलिए आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण को लेकर जो पूरा संसद में बवाल हुआ उसमें इस सवाल पे बात नहीं की गई कि कि ये जो तेलंगाना वाला जो सर्वेक्षण है कि वो दरअसल ये बता रहा है कि हमारी नीतियों में, हमारे कार्यक्रमों में कितने ज़्यादा सुधार की, कितने ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत है। क्योंकि ज़ाहिर तौर पे और ये बात कोई साफ-साफ उस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज़ भी नहीं कह रही क्योंकि उनको भी शायद लगता है कि हम अपने वोट गँवा ना दें इस चक्कर में। और ये मैं सर्वे की ये आपने जो खबरें लिखी हैं, उन्हीं के मैं पॉइंटर्स देख के ये बता रहा हूँ कि अ, जैसे कि आपने बताया कि जो जब किसी छोटी जाति के व्यक्ति के यहाँ कोई बीमार पड़ता है, तो उसको कर्ज़ लेना पड़ता है अगर बीमारी के उसमें। जबकि अगर वो शायद सवर्ण है तो उसको ऐसा नहीं करना पड़ता। इस सर्वे में बात सामने आई। अ, ये भी आया है कि अनुसूचित जाति के परिवार सामान्य वर्ग की तुलना में लगभग 4 गुना ज़्यादा मेडिकल चीज़ों के लिए कर्ज़ लेते हैं। दवाई, दारू, इलाज के लिए, नॉट दारू दवा दवा के लिए और मेडिकल जो लोन है उसमें वित्तीय सुरक्षा का संकेत अपने आप में बताता है कि कितनी अधिक असमानताएँ हैं। इन 12-14 सालों में भारत जो है अब आर्थिक असमानता के लिए भी एक मोटे तौर पे जाना जाने लगा है पूरे पूरी दुनिया में कि हम एक तरफ चौथे, 5वें के बीच झूल रहे हैं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के बीच में और दूसरी तरफ सबसे ज़्यादा गरीब लोग दुनिया के भारत में रहते हैं और हमारी पर कैपिटा जीडीपी फिर से बांग्लादेश से नीचे आ गई। अभी ये भी कल परसों-नरसों की बात है। तो ये आईएमएफ का रिसेंट रिपोर्ट है। हाँ, तो ये तो इसलिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारत में कितना ज़रूरी है कि जो लोग छूट रहे हैं, जो लोग हाशिए पे खड़े हैं, जो लोग हाशिए के बाहर हैं, जिसको हुँ। गांधी कहते थे कि कतार के आखिरी लोग हैं, उनकी तरफ शायद हम ठीक से ध्यान नहीं दे पा रहे और ये सर्वे जो है उसको बहुत साफ-साफ तरीके से रेखांकित करता है। बस वही नहीं, मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि जो हमारे देश में ग्रोथ हो रहा है, हम देखते हैं कि कि अरे एक इंटरनेट या सोशल मीडिया या जो हमारे मेनस्ट्रीम मीडिया है, वो भी दिखाती है कि देखो हम यहाँ पहुँच गए, हमारे 4 ट्रिलियन इकोनॉमी है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है। लेकिन जो लोअर स्ट्रेटा है, जो अनुसूचित जाति या जनजाति हैं, हम अगर उनकी बात करें एक टर्म आया था कोविड के समय के शेप्ड ग्रोथ कि किसी का कोई ज़्यादा ही कमा पा रहा है जिस किसी की आमदनी 80% से 100% बढ़ रही है और कोई 2% भी आमदनी उसका बढ़ नहीं रहा है। जो हम अभी नोएडा में जो प्रोटेस्ट हुआ या फिर ये गुड़गाँव में प्रोटेस्ट हुआ, उसमें भी हम देख पाए कि एक जो समाज के जो वर्किंग क्लास लोग हैं नोएडा में, उनका आमदनी पिछले 10-12 सालों से एक ही वही जो मिनिमम वेज है 13 से 14,000 के बीच में ही रहा। पिछली बार जो बढ़ा था वो ₹35 बढ़ा था। वही चीज़ हम यहाँ के समाज में भी देख पा रहे हैं। जैसे वो आपने कहा कि ये लोन वाला जो स्टोरी मैंने किया था, उसमें ये हुआ था कि मैंने पाया कि जो जनरल कास्ट के लोग हैं, उनके पास वो हॉस्पिटल जाने के लिए लोन नहीं लेते हैं और सबसे ज़्यादा लोन अनुसूचित जनजाति के वाले लोग लेते हैं। और वहाँ पे एक बात ये भी सामने आई थी कि ये इसलिए हुआ क्योंकि आपका जो समाज में जब आप पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करेंगे, कहाँ पढ़ाई करेंगे? आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाएँगे, इंग्लिश मीडियम स्कूल से कहाँ जाएँगे? एक आईटी कंपनी में जाएँगे, एक एमएनसी में काम करने जाएँगे। तो आपको वो एमएनसी आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड कराता है, वो आईटी कंपनी आपको वो जो हेल्थ का के लिए जो सुरक्षा है, वो भी वो कवच वहीं प्रोवाइड करा देता है। और आप शहर में आते हो, शहर में ट्रीटमेंट कराते हो। आपको उस चीज़ की जो डॉक्टर्स कैपेबिलिटी है, वहाँ मिल पाती है। लेकिन आप जब गाँव में कभी जाते हो, तो या शहर में ही रहते हो, लेकिन आप छोटी जाति के हो, तो आप वही दिहाड़ी मज़दूरी करते हैं। आपकी कमाई वही 500 से रुपए ₹1000 तक की है। एक दिन काम नहीं करोगे, आपका काम छूट आपको उस दिन का दिहाड़ी नहीं मिलेगा। आपको वही हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल में जहाँ पे फर्स्ट एड देकर के आपको कह दिया जाएगा कि आप चले जाएँ। फिर आपको वही जो हम ये कहते हैं झोला छाप डॉक्टर कहते हैं या पैक्स कहते हैं, हैं? इंग्लिश में।
वही उन्हीं क्वैक्स के पास इनको जाना पड़ेगा, वही क्वैक्स लगाएँगे, लेकिन ठीक नहीं हो पाता है उनसे भी। जाएँगे फिर किसी हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में, जहाँ पे इनको किसी से माँग करके ही देना पड़ता है। और इस रिपोर्ट में ये भी पाया गया कि जो ये मनी लैंडर्स हैं, प्राइवेट मनी लैंडर्स, ना कि बैंक, ना कि एनबीएफसी, हम जिसकी बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ में कि एनबीएफसी कुछ ज़्यादा ही हो गया है, एनबीएफसी सबको एक कैटेगरी वाइज़ लोन दे रहा है। यहाँ पे जो लोन दे रहे हैं, वो ना कि एनबीएफसी है या ना ही बैंक है। बल्कि एक जो प्राइवेट मनी लेंडर है, और प्राइवेट मनी लेंडर आपका समझ लीजिए कि अगर आप उनसे पैसा लिए, अगर नहीं वापस कर पाए, तो उसी प्राइवेट मनी लेंडर के यहाँ 10 महीने काम करने पड़ेंगे, सिर्फ वही सेहत के लिए। मतलब तो ये समाज का पूरा एक चीज दूसरे चीज से लिंक है, और ये रिपोर्ट उस चीज को वेरीफाई कर रहा है यहाँ पे। बिल्कुल कि वो एक तो जो आप जो बता रहे हैं वो ये कि जैसे कि एक वो संगठित क्षेत्र के लोग नहीं हैं। ज़्यादातर जो हाँ, लोग छोटी जाति के लोग हैं छोटी नहीं मतलब इसको शेड्यूल कहना चाहिए अनुसूचित जाति हम कहीं एससी और एसटी जो है वो उनमें से हाँ। जो लोग हैं वो ज़्यादातर जो है वो हम्म, संगठित क्षेत्रों में उनको जगह नहीं मिल रही है इसलिए वो असंगठित क्षेत्र में जैसे कि अभी आपने बहुत सारे लोगों ने वीडियो देखा हो जो सूरत से लोग लौट रहे हैं क्योंकि वहाँ पे उन- एलपीजी के कारण जो एक संकट हुआ है, इकोनॉमी की दिक्कत हो रही है जो ईरान युद्ध के कारण और अब वो लौट रहे हैं वापस अपने गाँव। दिल्ली से भी लौट रहे हैं, जहाँ से मैं बात कर रहा हूँ। तो तो उस वो जो लोग सारे लोग हैं, हमने कोविड के समय भी देखा था जब लोग लौट रहे थे, उन पे लाठियाँ चलाई जा रही थी, सूरत में भी अभी। तो अ, वो लोग ज़्यादातर वो हैं जो उनके पास सुरक्षाएँ नहीं हैं, वो संगठित क्षेत्र के लोग नहीं हैं। हालाँकि उनका बहुत अधिक योगदान है हमारी अर्थव्यवस्था में। और इन इन बाकी चीज़ों में पर उसको हम दरअसल उनके लिए कोई सुरक्षा, उनके लिए गारंटी नहीं कर पा रहे हैं। ये भी इस सर्वे से दिखलाई पड़ता है। पर इस सर्वे में एक और दिलचस्प बात है और वो ये है कि बाल विवाह जो है वो जो ऊँची जातियों में ज़्यादा दिखलाई पड़ता है बजाय नहीं, एससी और एसटी के। नहीं, वही चीज़ें बहुत कॉन्ट्राडिक्ट करती है जब हम इसको एग्ज़ामिन करते हैं। सबसे अच्छी बात इस रिपोर्ट का ये है कि सरकार ने ये किया कि चलो हम रिपोर्ट सामने रखने किसी के सामने रखने से पहले कि एक कमिटी बैठा देते हैं, वो कमिटी की जो भी निकालेगी वो देखेगी। और वो कमिटी ने बहुत अच्छे से काम किया है। अब बाल विवाह की बात करें या चलिए सबसे पहले यही बात करते हैं, जैसे अनुसूचित जनजाति हैं यहाँ तेलंगाना में अच्छा खासा उनका पॉपुलेशन है। जी। वो करीब आपका ये क्या कहते हैं एसटी टोटल 10.4% है, जो कि एक बहुत ज़्यादा ही आबादी है किसी भी नॉर्थ स्टेट के मामले में, एक्सेप्ट झारखंड। यहाँ पे अगर जी, जी, आप 10% आबादी है, अ, झारखंड, छत्तीसगढ़, यहाँ पे उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भी कुछ है, लेकिन हम उनको वो उतना नहीं है जितना हम साउथ में या सेंटर ऑफ द कंट्री देख पा रहे हैं। जो एक आप ये देखिए, जैसे ज़मीन की बात का, तो एसटी लंबाडा कम्युनिटी, जो लंबाडा आदिवासी कम्युनिटी है, उनके पास बहुत जो बीसी कम्युनिटी है या अपर कास्ट कम्युनिटी है, उनसे ज़्यादा लैंड है। उनके पास उनसे ज़्यादा लैंड होल्डिंग है, वो ज़्यादा लैंड ओन करते हैं। लेकिन बात यही आ जाती है कि क्या वो उस खेत में वो कुछ उपजा पा रहे हैं? नहीं। क्योंकि वो इरिगेटेड लैंड नहीं है, वो ड्राई लैंड है, जहाँ पे आप कुछ उगा नहीं पाएँगे। और वहीं पे जो रेड्डी कम्युनिटी है, जो जिनका पॉपुलेशन सिर्फ 4.8% है, उनके पास 13.5% लैंड होल्डिंग है स्टेट की। वो 13.5% लैंड होल्डिंग वेटलैंड है, खेती-बाड़ी वाला लैंड है। और वहीं पे ये भी आ जाता है, जैसे कालेश्वरम प्रोजेक्ट, जिस पे पिछले बीआरएस सरकार की जो चीफ मिनिस्ट्री हो, अभी उनके ऊपर केस भी करने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस की सरकार द्वारा। उन्होंने कालेश्वरम प्रोजेक्ट शुरू किया है, दुनिया का सबसे बड़ा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। उस लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट से जो गोदावरी नदी से जो पानी जाना था किसी खेत में, वो कहाँ जा रहा था? वो जा रहा था इन्हीं खेतों में जो ऑलरेडी वेट है, जहाँ पे लोग अच्छे से खेती कर पा रहे हैं, जहाँ से उपज आ रहा है, और उस उपज से भी ये कमा पा रहे हैं। और दूसरी बात ये भी है, जैसे तेलंगाना सरकार, चाहे पिछला सरकार हो बीआरएस का या अभी कांग्रेस का सरकार, दोनों एक स्कीम चलाता है, राइतू भरोसा।
हुँ। पहले ये राइतु बंधु स्कीम था जहाँ पे 12,000 रुपया किसान को 1 साल में दिया जाता है, एक पर एकड़। अब क्या हुआ कि वो इस ऐसे देखा गया जैसे आपके पास कितना लैंड है, आपके पास कितना किस लैंड पे आप उपज कर पा रहे हैं, उस हिसाब से आपको ये मैं 12,000 रुपया दूँगा। और सरकार ने जब ये देना शुरू किया तो किसके पास गया वो 12,000? जिनके पास बड़े लैंड्स हैं, जिनके पास बड़ी लैंड होल्डिंग्स हैं, वही जो कम्युनिटी जो सरकार में बैठी है, वो पैसा उन्हीं के पास गया, चाहे इस तरफ से नाक पकड़े या उस तरफ से नाक पकड़े, पैसा उन्हीं के पास गया, जो लंबाड़ा कम्युनिटी जिनके पास सबसे ज़्यादा लैंड होल्डिंग है स्टेट में। कि उनके पास ये ड्राई लैंड है, तो वहाँ पे खेती नहीं हो पाता, तो कभी पहुँच नहीं पाया उनके पास। सो ऐसे डिफरेंशिएट छोटे-छोटे चीज़ें हैं जो हम अ, इस रिपोर्ट के ज़रिए से देख पा रहे हैं। वैसे जैसे आपने कहा कि बाल विवाह की बात करें, तो अय्यर अयंगर कम्युनिटी जो ब्राह्मणों का कम्युनिटी है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा है, 22.5% एक में से 4 बच्चे जिनकी उम्र 8 से 18 साल से कम है, उनकी शादी हो जाती है। ये हम नहीं सोच पाएँगे क्योंकि हम समझते हैं कि ये अपर कास्ट हैं, अपर कास्ट पढ़े-लिखे होंगे, वो जाएँगे शहर में। नहीं, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सबसे पहली शादी 1 में से 4 जो उस कम्युनिटी से जो बच्चे आते हैं 18 साल से कम के, उनकी शादी हो जाती है। अब ये भी मतलब साफ दिख रहा है कि एक तरह का जो ये डेटा शायद देखने के बाद जो ये जो एक तरह से अ, जो आप जो बता रहे हैं कि एससी और एसटी जो कम्युनिटीज़ हैं, वो दरअसल सारी पॉलिसी उनके नाम पे बनाई जाती है, पर वही विक्टिम साबित होते हैं उसके आखिर में जो है। नहीं, आपको एक जैसे एक क्या कहते हैं उन्होंने एक पॉइंट देखा कि माइग्रेट कहाँ कर रहे हैं। जब हम माइग्रेशन की बात करते हैं, मैं माइग्रेटेड हूँ, मैं बिहार से आया हूँ यहाँ कमाने के लिए और मैं यहीं हो गया। वैसे हर स्टेट में कोई ना कोई माइग्रेट करते हैं, लेकिन तेलंगाना में बहुत कम लोग 2% से कम लोग माइग्रेट कर रहे हैं और जो सबसे ज़्यादा माइग्रेट कर रहे हैं, वो जा रहे हैं इस देश के बाहर। अब जब हम देखते हैं कि इस देश के बाहर कहाँ जा रहे हैं और किस लिए जा रहे हैं, वहाँ पे आपको फिर कास्ट डिफरेंशिएशन वहीं पे सामने आ जाता है। जब आप अपर कास्ट हैं या बीसी, यहाँ पे सरकार, यहाँ की सरकार ने जो ओबीसी हैं, ओबीसी को भी कैटेगरी वाइज बीसीए, बीसीबी, बीसीबी करके उनके इनकम लेवल, उनके सोशल लेवल पे डिवाइड कर रखा है। तो जब उस चीज़ को देखा गया, तो जो बीसी ये अपर कास्ट हुए हैं और जो बीसीए हुए हैं, वो जा रहे हैं यूएस या यूके, नहीं तो कनाडा। क्यों जा रहे हैं? आईटी जॉब के लिए या पढ़ाई करने के लिए, और जब पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, वहाँ सेटल हो जा रहा है। और जब ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बात आती है, तो हम देखते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं, वो जा रहे हैं गल्फ कंट्रीज़। गल्फ कंट्रीज़ में जाएँगे, यूएई, सऊदी, ओमान, और वहाँ पे जो डेली वेज लेबर जो हम यहाँ कहते हैं, वहाँ भी वो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर की तरह काम करते हैं। तो ये साफ-साफ दिखाता है कि अगर माइग्रेट भी हो रहा है तो एक जो के शेप की जो हम बात करें, तो के शेप में जाने के लिए माइग्रेट हो रहा है कि अपर के शेप में, अपर हैंड ऑफ द के शेप, और दूसरा जो हो रहा है लोअर हैंड ऑफ के शेप के में हो रहा है। तो हर जगह से एक जाति का जो जनगणना है, एक सोसाइटी का जो दृष्टिकोण है वो भी दिखाता है, साथ ही साथ सोसाइटी में क्या हो रहा है वो भी बता ही रहा है। इसमें मुस्लिम्स को शामिल नहीं किया गया। जी, नहीं, मुस्लिम को भी शामिल किया गया है। मुस्लिम को 2 कैटेगरी में, एक ओबीसी कैटेगरी में भी देखा गया है, जहाँ पे करीब मुस्लिम की आबादी करीब 16 से 17% है। 11% बीसी कम्युनिटी से आते हैं और बाकी अपर कास्ट कम्युनिटी, शेख मुस्लिम जिसे कहते हैं, वो अपर कास्ट मुस्लिम हैं, उनको वो भी हैं इस जनगणना में। उनके बारे में और कुछ खास निकल उसमें कर आया? उनके बारे में कि वो शहर में है, लेकिन उनके बारे में सबसे बड़ी बात ये भी है कि माइग्रेशन जो हो रहा है उनका, सबसे ज़्यादा गल्फ में माइग्रेशन हो रहा है, और वो भी पढ़ाई के लिए नहीं हो रहा है। वो दूसरी बात ये कि जो शहर, एक हैदराबाद जो शहर है, उस शहर में वो रहते हैं सबसे ज़्यादा, और वहाँ पे भी जो कहते हैं ना कि हाँ, अपना घर हुआ, अपना मकान हुआ, अपना काम हुआ और अपना काम हुआ। तो यहाँ पे एक शहर में जब शहर को देखा गया कि शहर को हम कैसे देखें, तो उन्होंने जाँचा कि सबसे पहले किनके पास अपना घर है,
कौन रेंट पे रहते हैं। दूसरी बात, अगर रेंट पे भी रहते हैं, अपने घर में रहते हैं, तो कौन 2 बीएचके या 2 बीएचके से ज़्यादा में रहता है या 2 बीएचके से कम में रहता है। शेयर्ड बाथरूम में यूज़ करते हैं या अपना सेपरेट बाथरूम है। ये देखा गया तो ये पता चला कि 7 में से 10 हैदराबाद जो 7 में से 10 लोग जो हैदराबाद में रहते हैं, वो रेंटेड अपार्टमेंट्स में रहते हैं। और करीब 8 में से 10 जो हैदराबाद निवासी है, 10 में से वो 8 आप 2 उल्टा कह बीएचके। रहे हो शायद। 10 में से जी हाँ, 10 में से 8 इंग्लिश तो में कोई हो कोई जाता है बात ना, कोई 8 बात आउट ऑफ कोई बात 10 8 आउट ऑफ 10 हुँ। 10 तो वही जो 8 हुए हैं, 8 लोग 10 में से, वो आपके 2 बीएचके या 2 बीएचके से कम वाले घर में रहते हैं। और वो ये दर्शाता है कि आप शहर में रहते हैं, लेकिन आपका जो कंडीशन है उतना उन अपर कास्ट जो या जो हाई क्लास लोग हैं, उसके बराबर नहीं। और ये सिर्फ हैदराबाद की बात नहीं है, ये जो अर्बन तेलंगाना है, जहाँ पे मुस्लिम आबादी सबसे ज़्यादा है। गाँवों में गाँव जो तेलंगाना के गाँव में है, मुस्लिम आबादी बहुत कम है। जो शहर हुए, छोटे-छोटे टाउन में, वहाँ पे मुस्लिम आबादी सबसे ज़्यादा है। और वहाँ का ये कहानी है कि ये अपना घर भी बहुत सारे मुस्लिम लोग ओन नहीं कर पा रहे। इसमें जो एक उनकी शिक्षा को लेकर भी बातचीत है जिसमें कहा गया कि जो एससी और एसटी बच्चे हैं वो 12वीं के बाद अक्सर स्कूल छोड़ देते हैं और इस कारण उनके अवसर जो है नौकरियों के अपने आप कम हो जाते हैं और तो ये असमानताएं जो हैं वो अलग-अलग जगह पर अलग-अलग तरह से दिखलाई पड़ती हैं और जाहिर तौर पर जो नीति और कार्यक्रम है सरकार के वो अ, अगर इस डेटा को नहीं देख रहे हैं तो शायद वो एक अंधेरे में अपनी नीति का कार्यक्रम बना रहे हैं और तुक्के लगा रहे हैं जिसका शायद जिससे आप शायद चुनाव तो जीत सकते हैं पर मेरे ख्याल से लोगों का भला उससे उस तरह से नहीं होता जैसा कि आज जिसकी आप बात करते हैं जैसा आप सोच रहे होते हैं। तो तो इसमें आगे अब क्या होने वाला है इस सर्वे को लेकर? समय नहीं, सर्वे को लेकर के कुछ सरकार का अभी कोई प्लान नहीं है। उन्होंने एक रोड मैप तैयार कर दिया है बाकी राज्यों के लिए। ये मैं कहूँगा रेवंत रेड्डी जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, उनका, राहुल गांधी जो कांग्रेस के लीडर ऑफ अपोजिशन हैं अभी पार्लियामेंट में, ये इनका प्लान जब 2023 में चुनाव हो रहे थे, उसी टाइम इन्होंने अनाउंस किया था कि हम कास्ट सर्वे कराएंगे। और ये कांग्रेस का एक नेशनल लेवल पे ये जो कास्ट सर्वे है, वो इस तरह से देखने का शुरू से डिमांड रहा। जो अभी जो से अपना सेंसस भी हो रहा है, वहाँ पे भी एक कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं। इन्होंने ये करके दिखाया है कि हाँ देखो, बिहार में हमने किया, बिहार में हमने सिर्फ नंबर निकाला, लेकिन नंबर के अंदर क्या है, हमने वो कमेटी भी बैठाई और आप देख लो कि अगर कास्ट सेंसस होता है तो आप इस तरह से रिपोर्ट निकालो कि लोग जान पाए कि इस राज्य में, इस शहर में किस कास्ट के साथ क्या हो रहा है। नहीं, और ये मैं सबसे समझ बड़ी गया बात कि है। ये तो ख़ैर अभी मतलब तो एक सर्वे हुआ, हुँ, सर्वे के ऊपर एक कमेटी बैठी, कमेटी ने कुछ अपने और उसको रिफ़ाइन किया, उसके जो डेटा से निकल कर आए जो इन्फरेंसेस हैं, हुँ। पर उसको लेकर ये कुछ नहीं बताया कि हम इसकी रोशनी में अपने नीति कार्यक्रमों को ऑडिट करेंगे और नई नीति कार्यक्रम बनाएँगे ताकि उस एक रिस्पॉन्सिव एल्गोरिदम की तरह जो है वो दिखलाई पड़े कि आप आपकी जनपक्षधरता है या जो उसको बोलते हैं कि आप लोगों को ध्यान में रखते हुए हुँ, तो ऐसा अभी नहीं तक उनका प्लान सरकार ने नहीं किया। या नहीं, सरकार करने की कोशिश कर रही है। जब 2024 में पहली बार ये उन सरकार के पास जब रिपोर्ट आई, तो उन्होंने उसके बाद कहा कि हम ओबीसी रिज़र्वेशन को बढ़ाएँगे। और उन्होंने बढ़ाया भी। ओबीसी रिज़र्वेशन जो म्युनिसिपल और लोकल बॉडीज़ इलेक्शन हुए, उसमें बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन इसका सुप्रीम कोर्ट ने सीधे खारिज कर दिया कि ये पॉसिबल नहीं है, ये आप नहीं कर सकते। आपका जो रिज़र्वेशन का ये जो 50% ब्रैकेट है, उसको आप क्रॉस कर पा रहे हैं और जिस हिसाब से आपने बढ़ाया है, उसको नहीं बढ़ा पा रहे हैं। आपको यहाँ जानना पड़ेगा कि 56% जो पॉपुलेशन है यहाँ पे, वो ओबीसी का है, जो एक बहुत बड़ा ब्रैकेट है। और उस ब्रैकेट को तीनों पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, बीआरएस हो या बीजेपी, तीनों पार्टियाँ अपनाना चाहती, क्योंकि वो ओबीसी पार्टी के जो भी लीडर, ओबीसी जो एक जी, जी। लार्जर ग्रुप है, वो एक पार्टी के लिए
एक पार्टी की तरफ नहीं है, वो स्कैटर्ड है, वो चारों तरफ है। तो सबसे पहले वो चाहते हैं कि ओबीसी रिज़र्वेशन बढ़े, उनका सबसे पहला डिमांड है। बाकी वो बोले कि हम पढ़ रहे हैं, हम बाकी देखेंगे कि इस हिसाब से हम अपना आगे का पॉलिसी भी तैयार करेंगे। और उसको लेकर कोई रूपरेखा नहीं अभी साझा नहीं की गई है, ऐसा कहा अभी गया कि करेंगे, मतलब ये भविष्य में करेंगे। ऐसा कुछ। कोई हाँ, एक कॉन्क्रीट प्लान नहीं है हाँ, उनके तो पास। वही कि मतलब ये जो जो लॉजिकल अगला स्टेप ये होना चाहिए मेरे ख्याल से, मतलब हो सकता है कि अ, सरकार और रेवंत रेड्डी और राहुल गांधी पता नहीं क्या सोचते हैं इसके बारे में, पर अगर आपने ये चीज़ यहाँ तक पहुँच गए हैं कुछ तथ्यान्वेषण करते हुए या सर्वे करते हुए, सर्वेक्षण करते हुए, तो इसका आप अब ज़मीनी उस पे क्या करना? एक तो है कि ये जो आरक्षण की पॉलिटिक्स जिस तरह से आप तो बिहार से हैं, समझते हैं कि बात को कि एक तो आरक्षण का नंबर बढ़ा देना और उसको कहना कि ये उसकी उसके ज़रिए वोट बटोरने की कोशिश करना। पर ये जो ज़मीन पे जो बदलाव होने के लिए एक एक व्यापक जो नीति कार्यक्रम चाहिए, आपको शिक्षा व्यवस्था बेहतर करनी हुँ, पड़ेगी, आपको आर्थिक, बैंक अस्पताल सब कुछ ठीक करना पड़ेगा, तभी ये चीज़ें ठीक हो सकती। जी, बिल्कुल। और मैं आप को कहना चाहूँगा कि जो उनका इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप जो जस्टिस सुदर्शन रेड्डी के अंदर बनाया गया था, उन्होंने ये सजेशंस भी दिया है कि आप एक टारगेटेड पॉलिसी लाइए इन सब इन सब ग्रुप के लिए जो जिनका स्टैंडर्ड बाकी ग्रुप से कम है। जैसे कहें कि 30% जैसे आप अ, अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों एससी और एसटी आपका जो पॉलिसी भी जाता है, जैसे राइतु भरोसा, राइतु बंधु के बारे में मैंने बताया कि जी। ये जो पैसे जाते हैं, ये इन लोगों के पास जाते हैं जो अपर कास्ट हैं और उनके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है। ये कह रहे हैं कि ये जो पॉलिसीज़ हैं, ये पैसा उनके पास जाना चाहिए जो अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हैं, जो नहीं ले पाते हैं। वैसे ही हॉस्पिटल हुआ और हॉस्पिटल वहाँ है होना चाहिए जहाँ पे जैसे एक कुमरम हिम आसिफाबाद करके एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे करीब 10 से 12% लोग लोन लेकर के वहाँ पे अनुसूचित जनजाति के अच्छा खासा पॉपुलेशन है और वहाँ पे एक पॉपुलेशन है कोलम जनजाति। सबसे ज़्यादा और सबसे गैर गुज़रा जो मापदंड है, सबसे कम सबसे नीचे वही कास्ट आया है, कोलम कास्ट, आदिवासी कास्ट का और वहाँ पे पाया गया है कि सबसे पहले उनको पानी की ज़रूरत है, वहाँ पे टॉयलेट नहीं है, वहाँ पे हम जल जीवन मिशन की बात करते हैं, जल जीवन मिशन में कहते हैं कि ह हर घर में पानी का नल पहुँच गया है, तेलंगाना 2021 में ही पहुँच गया था तेलंगाना में हर घर में और ये जल जीवन मिनिस्ट्री का रिपोर्ट है कि 100% टैप हैज़ रीच्ड तेलंगाना बट यहाँ पे पाया गया है कि अभी भी 27% घरों में टैप नहीं है और 80% घर जो है कोलम जाति के उनके यहाँ टैप नहीं है। तो सबसे पहले आप वहाँ पे पानी का सुविधा पहुँचाइए। जब हम टॉयलेट की बात करते हैं तो आप टॉयलेट किसकी बनवा रहे हैं? 27 से 28% आदिवासियों के पास अभी भी टॉयलेट नहीं है। अब जब शहर की बात करते हैं कि शहर में आ गए, यहाँ पे अब कोई कास्ट नहीं है, तो आप जो ये स्लम्स में जाते हैं, स्लम्स में सबसे ज़्यादा कास्ट पाए जाते हैं, उस स्लम्स को आप कैसे ठीक करेंगे? वहाँ पे आप टॉयलेट की व्यवस्था कैसे करेंगे? ये सब बातें जो कन्क्लूज़न है उस रिपोर्ट में, ये सब बातें कहा गया है और अब ये सरकार पे डिपेंड करता है कि वो इस रिपोर्ट को आगे कैसे ले जाते हैं। जी। आखिरी में इसमें एक जो बात बहुत दिलचस्प है कि करीब 21 लाख लोगों ने इस सर्वे में कहा कि हमारी कोई जाति नहीं है। तो ये जो जो खुद को जाति विहीन बता रहे हैं, पर ये ज़्यादातर वो लोग हैं इस सर्वे के मुताबिक जो लोग अपनी ज़िंदगियों में आईएसआई पे ठीक-ठाक ठीक-ठाक काम कर रहे हैं और वो शायद इस झोल से निकल चुके हैं कि जहाँ पे जाति एक तरह से महत्वपूर्ण चीज़ है, आपके होने की और आपकी आपकी पहचान की, आपकी सुविधाओं तक एक्सेस की और हुँ। वो करीब 21 लाख लोग हैं, तो उनके बारे में क्या निकल कर आया है इसमें और? नहीं, उस बात ये है कि हम एक थ्योराइज़ करते हैं, फिलॉसफिकल चले जाते हैं इस बात के कि हम पोस्ट कास्ट सोसाइटी में रहेंगे कि जहाँ पे कोई जातिवाद हो ही ना। हम शिक्षा सबसे पहले उसको आगे करता है और जो भी यहाँ पे 21 लाख लोगों में 12 लाख लोग हैं, 21 नहीं 12 लाख हैं। इन 12 लाख लोगों ने कहा कि और ये
ये सब 10वां सबसे बड़ा कैटेगरी है कास्ट। सबसे ज़्यादा कास्ट है मदिगा कास्ट, जो एससी है। उसके अगर उसी हिसाब से देखें तो नो कास्ट वाले 10वां सबसे बड़ा है कम्युनिटी, और वो सब सारे के सारे पढ़े लिखे लोग हैं, शहर में रहते हैं। उसमें से 22% IAS IPS जो हैं इस राज्य के, उन्होंने कहा कि वो कास्ट, उनके पास कोई कास्ट नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि वो स्ट्रेटा जो है सोसाइटी का कहाँ से निकल के आ रहा है। और साथ ही साथ एक बात ये भी समझना होगा कि वहाँ पे एक छोटा सा एक डिटेल था कि उसमें से जो कह रहे हैं कि नो कास्ट, हम कास्ट नहीं मानते, लेकिन उसमें से करीब 48% के पास अभी भी कास्ट सर्टिफिकेट है। और ये दरअसल वो लोग हैं जो मतलब मोटे तौर पे जो रिजर्वेशन लेकर आए, या 10% में उसमें से उन्होंने और रिजर्वेशन फिर लिया। हाँ, फिर उन्होंने कहा कि हम हमारी कोई जाति, तो ये नहीं, पर ये अपने आप एक उनकी गति, उनकी कॉन्ट्राडिक्शन भी है। कंट्राडिक्शन भी है, उनकी गतिशीलता भी है। सुमित की आप, हाँ, मैं एक जगह पे मुझे ज़रूरत थी तो मैं उससे निकल कर आया, पर उसके बाद मैंने उसको एक तरह से मैं उसको हाँ। आउटग्रो भी कर गया उस बात को। तो ये बहुत दिलचस्प इसमें से चीज़ें निकल कर आई हैं इस रिपोर्ट में से। बहुत-बहुत शुक्रिया सुमित इस बातचीत के लिए। काफ़ी मेरे ख्याल से कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत सारी बातें इसमें सोचने को मजबूर करती हैं हमें। और ज़ाहिर तौर पे ये सब डेटा और इसकी जो इन्फरेंसेस वगैरह, इसका जो हम इसका जो मायने हुँ, निकालने की हुँ। कोशिश कर रहे हैं, ये तब तक बहुत अधिक काम के नहीं जब तक इसको हम एक अमली जामे में या एक नीति कार्यक्रम में नहीं बदल के लेके आते हैं। नहीं तो तब तक ये फिर एक तरह का झुनझुना ही बना रहता है। जैसे कि हमने देखा कि बिल्कुल। बिहार में हाँ, जाति का सर्वे हुआ, पर उसका 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 नतीजा या उसका लोगों के लिए उसका मतलब क्या निकला, अगर वहाँ पे उसके बारे में फिर उसके आगे कोई बातचीत ही नहीं हुई। और अ, आप देख सकते हैं कि बाद में वहाँ पे वहाँ की राजनीति में क्या हुआ और वहाँ के चुनाव के परिणामों में क्या हुआ। तो नहीं, वो सिर्फ़ कास्ट के वो वोट बैंक की राजनीति कहें या क्या कहें, मुझे नहीं समझ में आता। लेकिन मैं जो समझ पाया बिहार के कास्ट सर्वे से और तेलंगाना की कास्ट सर्वे से, कि सरकार को एक्टिवली उस रिपोर्ट को भी पढ़ना पड़ेगा, उस नंबर को भी पढ़ना पड़ेगा, और उस नंबर को भी आपको सामने रखना पड़ेगा, तभी आपका समाज आगे बढ़ सकता है। और यही डिफरेंस है बिहार में और तेलंगाना। हाँ, मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आप उससे आंकड़े को देख हाँ, के कुछ करेंगे नहीं तो उससे कुछ होगा नहीं। उसको आंकड़े को दे उसके अर्थ निकाल के आपको अपने नीति कार्यक्रमों में वो रिफ्लेक्ट होगा। जब तक हुँ, आपके कतार के आखिरी के लोग और जो हाशिए पे खड़े हुए लोगों का भला नहीं हुआ, तब तक ये मतलब आपकी गवर्नेंस का भी किस काम का, और हमारे लोकतंत्र का क्या मतलब है। तो फिर से बहुत-बहुत शुक्रिया आपको दर्शकों, आपका भी इस बातचीत से जुड़ने के लिए। और अगर आपको मतलब हम जैसे जो लोग भी हिंदी पट्टी में रहते हैं, तो अगर आपको ये बातचीत ज़रूरी लगती है लोगों की बातचीत आगे बढ़ाने के लिए, तो इसको अपने हम ख़याल लोगों के साथ साझा करिए, इस कार्यक्रम को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। और अपना ख़याल रखिए। नमस्कार, बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया सुमित आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।